अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए और 25% सीएजीआर जो कि अचीवेबल है, अगर इसका प्लान किया जाए तो आप 3 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते हैं, 10 साल में 10 गुना, और अगर 20 साल की बात करें तो यही इन्वेस्टमेंट आपकी 100 गुना तक जा सकती है। मे भी आपको लगे कि मैं ये क्या बातें कर रहा हूँ, बट इसका 10 स्टेप्स का एक प्रॉपर की मॉडल है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तरीके से तो आपको एक एक स्टेप बड़े गौर से समझना पड़ेगा और इसको रिलीजियसली फॉलो भी करना पड़ेगा। मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग की है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, समझते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में जरूर बेनिफिट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन में बताया, आज हम 10 स्टेप मॉडल की बात करेंगे। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो कौन से 10 स्टेप्स हो सकते हैं। मे बी ऑलरेडी आपने स्टॉक एक्सचेंज में काम करना स्टार्ट कर दिया हो, थोड़ा बहुत आपका एक्सपीरियंस हो और आपको वो रिजल्ट्स ना मिल रहे हो जो कि आपने प्लान किया था कि मुझे ऐसे रिजल्ट्स मिलने चाहिए। तो ये जो 10 स्टेप मॉडल है, आपने देखना है कि कौन सा स्टेप आपसे मिस हो रहा है, और ये सारे जो पॉइंट्स होंगे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये लिंक्ड है। और अगर आप ये जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये 10 स्टेप मॉडल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी आगे आने वाली जर्नी को लेके। तो इस 10 स्टेप मॉडल की अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ तो हम ये बात करेंगे कि 26% सीएजीआर जो कि अचीवेबल है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके चलें तो 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो सकती है। 10 ईयर्स में वो 10 टाइम्स और 20 ईयर्स में वो 100 टाइम्स हो सकती है। मे बी आपको ये बात चले लगे कि ये ख्वाबों की बातें हो रही हैं कि क्या बातें हो रही हैं, तो इंशाल्लाह मैं एक और प्लान कर रहा हूँ कि जब एक टारगेट हमारा कुछ पूरा हो जाएगा ना, तो हम आपके साथ आपकी सजेशन को भी इंक्लूड करते हुए मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ स्टॉक्स की एक बंडल बनाऊँगा और उनको लेके चलूँगा, बाकायदा उनके रिजल्ट्स भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँगा कि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उनमें कितना फ़ायदा हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी लर्निंग होगी हम सब के लिए। तो अकॉर्डिंगली हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को काफ़ी लोग ये समझते हैं कि इसको हम साइड हसल के तौर पे लेके चलते हैं, साइड बिज़नेस के तौर पे लेके चलते हैं। आपने इसको साइड हसल के तौर पे नहीं लेके चलना, एक प्रॉपर बिज़नेस है, ये आपकी सैलरी नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि जिस तरह हमें सैलरी फॉर एग्जांपल कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर ये टिपिकली ये इनकम हो रही है। तो एक बिज़नेस जिस तरह उसको डेवलप किया जाता है, उसके ऊपर अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट होता है और उसके बाद वो आपको फ्रूट्स देता है, तो स्टॉक एक्सचेंज को भी आपने एक बिज़नेस ही अंडरस्टैंड करना है और इसको लेके चलना है। इसमें मे बी आपको कभी प्रॉफिट्स देखने को ना मिले, बट इन द लॉन्गर रन आपको बेनिफिट ही होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट में जो मैंने कवर की है वो है टैक्सेस को लेके। अच्छा, टैक्स का क्या मतलब है कि आपको पता है कि अगर आपको चाहे हो डिविडेंड या आपको हो कैपिटल गेन, तो फिर आपको क्या है कि टैक्स के आप इम्प्लीकेशन में आएंगे। अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% टैक्स होगा और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 45% टैक्स होगा। तो यहाँ पे एक एक बात नोट कर लें आप कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो कभी भी आप स्टॉक एक्सचेंज में आने का सोचिए मत, क्योंकि कैपिटल गेन की मद में आपका 45% टैक्स कट जाना है, ब्रोकर की कमीशन कटनी है, जब आप बाय करते हैं तब भी कटेगी, जब आप सेल करेंगे शेयर तब भी कटेंगी, तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो टैक्स में जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो कंपल्सरी है। क्लियर होगी बात? फर्दर हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ तो इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है जी, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। क्या मतलब इसका? कि ट्रेडर इन्वेस्टर का मतलब ये है कि अगर आप डेली बेसिस पे शेयर्स को बाय करके सेल करना चाहते हैं तो आप ट्रेडर की लिस्ट में आएंगे, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो फिर आप इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होंगे। एक इम्पोर्टेंट बात कि ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही है कि अपने कैपिटल के साथ इस मार्केट में आते हैं, बट कभी भी ये ना कीजिएगा कि कहीं से आप उधार ले लें, चाहे अपने फैमिली मेम्बर से या रिश्तेदारों से, किससे भी। तो आप जो है ना स्टॉक एक्सचेंज में काम करना स्टार्ट कर दें, आपको कभी भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि जब आपकी रियल मनी इस मार्केट में लगती है तो आपको जब नुकसानात होते हैं तो आप अपने जो पैसा है उसके ऊपर तो चले फिर भी बेयर कर लेंगे, लेकिन जब आपने किसी को देने होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। तो मेक श्योर कि जब आपके अपना कैपिटल हो तो फिर ही आप इस मार्केट में एंट्री लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसको तकरीबन कोई 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए स्टॉक एक्सचेंज में लगाना चाहता हूँ। ये स्टडीज़ ने हमें शो किया है,
जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, जो मेरे मेंटोर्स हैं, उनकी गाइडेंस के मुताबिक और जो थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंगली भी अगर आपके पास पैसे हैं और मिनिमम 3 साल के लिए आप उन पैसों को इन्वेस्ट रख सकते हैं। समझिएगा बात। मतलब कि लेट्स से आपके पास 1 लाख है या व्हाटएवर कोई भी अमाउंट है, वो आप स्टॉक एक्सचेंज में लगाएँ और 3 साल के लिए आपको वो अमाउंट निकालनी ही ना पड़े कि अल्लाह ना करे कोई ऐसे अनसीन सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, वो एक अलहदा बात है। बट 3 साल के लिए वो अमाउंट इन्वेस्टेड रहे तो फिर ही आपको बेहतर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कोई इतना बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है? तो ये बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, जब भी आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ। मिसाल के तौर पे हमें कोई मेडिकल की अटेंशन की ज़रूरत है, तो हमें एक डॉक्टर के पास जाना होता है कि भई या तो हमें पता चले जी सर में दर्द है, बॉडी पेन हो रहा है, पेन किलर ले लो, तो ठीक है गुज़ारा चल जाएगा। बट अगर कोई सीरियस मसला है, तो ऑब्वियस सी बात ये है कि हमें किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। या तो आप स्टॉक एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करें और बिलीव मी स्टॉक एक्सचेंज को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लोगों ने पता नहीं क्यों इतना इसको कॉम्प्लिकेट कर लिया हुआ है। मैं आपको सिंपल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप ये समझें कि आपने लाइक 500 से ज़ायद कंपनीज़ हैं, उनमें से जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो 50 टू 100 की लिस्ट में आती हैं। तो आपने अच्छी कंपनीज़ को सिलेक्ट करना है और हर कंपनी एवरी क्वार्टर अपने रिज़ल्ट शेयर कर रही होती है कि हमारे सेल्स क्या हैं, हमारे रेवेन्यूज़ क्या हैं। वहाँ पे डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है और उसमें भी उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हुई होती हैं कि हमारी लाइक अगर कंपनी को कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो कौन से हैं, कंपनी अगले प्लान में जा रही है तो हमारे प्लान्स क्या हैं। इन्हीं प्लान्स को देखते हुए अपने कंपनी की सेल्स को देखते हुए जो उनकी अर्निंग पर शेयर आ रही है, उनको देखते हुए आप जो है ना कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं। चलें ठीक है, आप ये कहते हैं कि मैं उस झंझट में नहीं पड़ता, लाइक हाई नेटवर्थ क्लाइंट होते हैं जिनके मिलियंस मिलियंस ऑफ रुपीज़ में उनके पोर्टफोलियो होते हैं। तो वो ठीक है, किसी से कंसल्टेशन ले लें कि उनको सरदर्दी की ज़रूरत नहीं है, वो थोड़ी बहुत फ़ी होती है और ठीक है, वो अपना काम चला लें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात है। ये एक बात है कि ये जो ब्रोकर होते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट बात नोट कीजिएगा। आपने जिस ब्रोकर के साथ भी अकाउंट खुलवाया, चाहे वो बेस्ट से बेस्ट ब्रोकर भी है, ब्रोकर को कमीशन से गर्ज़ है। वो आज चाहेगा कि आप बाय करें, सेल करें, बाय करें, सेल करें, उसको कोई गर्ज़ नहीं है कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। जब आप बाय करेंगे तब भी उनको बेनिफिट होगा, जब आप सेल करेंगे तब भी उनको बेनिफिट होगा। तो जो भी आपको ब्रोकर जो है ना वो कॉल्स दे रहे हैं, ये ब्रोकर कॉल दे रहे हैं, इनको आपने डबल चेक करना है। क्या मतलब डबल चेक आप तभी कर पाएँगे जब आपको पता होगा इस मार्केट का। और अगर आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ इस तरह का भी जॉइन किया हुआ है तो वहाँ पे अक्सर आप देखते हैं जी, लाओ, लाओ, लाओ ये वर्ड देखते हैं जी, लाओ लकी, लाओ ये, लाओ वो। भई ऐसे नहीं कि वो उसने लाओ कह दिया तो चलो जी आपके पास को पैसे पड़े हैं तो आप वो शेयर परचेज़ कर लें। उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्वेश्चन रेज़ करें कि भई अच्छा लाओ तो कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई एनालिसिस है तो बताएँ, फिर डबल चेक करें और फिर अकॉर्डिंगली आप उस मार्केट में या उस स्टॉक को आप आगे लेके चलें। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगला पॉइंट ये है कि पोर्टफोलियो मैनेज कैसे किया जाए और इसकी क्या डाइवर्सिफ़िकेशन होनी चाहिए और कितने परसेंट तक जो है ना आपने अपना रिस्क मैनेज करना है और दूसरा कितने परसेंट तक इन्वेस्टेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। अक्सर क्या होता है कि मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि जो मुझसे भी स्टार्ट में गलती हुई, वो ये कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 मिलियन अमाउंट है ना, तो मैंने क्या किया है कि मुझे लगा कि ये 4 कंपनीज़ बहुत बेस्ट हैं या 3 कंपनीज़ बेस्ट हैं, तो मैंने क्या किया कि उस 1 मिलियन को 3 या 4 या 2 कंपनीज़ में डिवाइड करके उनमें इन्वेस्ट कर दिया। तो बिलीव मी मार्केट के जो जब जैसे रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं, तो वो अनएक्सपेक्टेडली जो है ना आपको वो कट लगता है कि आपको समझ ही नहीं आती कि अभी क्या करें। तो यहाँ पे एक बिग नो है कि आपने कभी भी 5% से ज़्यादा जो भी आपका कैपिटल है, उसका 5% से ज़्यादा आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। क्या मतलब हो गया? मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मिलियन है तो उसका 5% निकालें, ठीक है? या 2 मिलियन है उसका 5% निकालें। लाइक यहाँ पे मैंने 2 मिलियन की एग्ज़ाम्पल ली हुई है कि अगर आपके पास 2 मिलियन पीकेआर है, इसका 5% जो अमाउंट बनती है वो बनती है 1 लाख रुपए। तो आप यहाँ पे सिंपल 20 स्टॉक सिलेक्ट करेंगे अपने एनालिसिस के मुताबिक, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली उसके उसके लिए भी हम आपको गाइडेंस शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे जाएँ तो वहाँ पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो है
क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट प्लान वो मैंने शेयर किया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा। तो 1 लाख रुपए आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट रखें और यहाँ पे आपका जो प्लान होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए कि आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेके चलें। अच्छा, इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आज आपके पास ये 2 मिलियन है तो आप आज की डेट में ही सारा इन्वेस्ट कर दें? नहीं। मैं यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को लेके चलें। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का क्या मतलब है अभी? मिसाल के तौर पे आप ये प्लान करें कि आपकी मंथली इनकम लेट्स से 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए में से आपको 50,000 सेव कर लेते हैं। तो 50,000 से आप थोड़ा बहुत तो कैश अपने पास रखें, लाइक 20 टू 30% आपके पास कैश होना चाहिए, जो भी आपके पास अमाउंट है। और जो रिमेनिंग अमाउंट है आप उसको लाइक शेयर्स 20 शेयर्स आपने सिलेक्ट किए हैं, लाइक 5-5% की अगर हम बात करें तो आप 5% जो भी आपके पास अमाउंट बनती है वो अमाउंट उन शेयर्स में एलोकेट करते हैं मंथली बेसिस पे। शेयर अप जा रहा है, शेयर डाउन जा रहा है, उससे आपको आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बेनिफिट ही होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी 5% से कम तो कर लें, 5% से ज़्यादा आपने एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना। अच्छा, दूसरी बात जी, अच्छा, डाइवर्सिफ़ाई करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी इसका क्या मतलब हो गया, मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि भई बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बूम पे है, सीमेंट सेक्टर बहुत बूम पे है, वो कैपिटल गेन की मद में आपको काफ़ी बेनिफिट देगा, डिविडेंड की मद में काफ़ी बेनिफिट कुछ स्टॉक्स देते हैं। आपने हमेशा डाइवर्सिफ़ाई करना है। डाइवर्सिफ़ाई करने का क्या मतलब है, पहले तो सेक्टर्स में डाइवर्सिफ़ाई करें कि फार्मा सेक्टर लें, सीमेंट सेक्टर लें, बैंक्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में जाएँ और आगे फिर कंपनीज़ को भी डिफरेंट सिलेक्ट करें। लाइक 20 कंपनीज़ थोड़ी कंपनीज़ नहीं होती। अभी इसमें से आप 30 टू 40% ऐसी कंपनीज़ में जाएँ जो कि डिविडेंड स्टॉक्स हैं, कि 30 टू 40% ऐसे में जाएँ, लाइक 30% में जो कि कैपिटल गेन है और कुछ आप मिक्स क्रिएट कर लें जो कि डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन की मद में आपको बेनिफिट देती है। ठीक है? और हमेशा अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। पेनी स्टॉक्स मैं खुद रिकमेंड नहीं करता टू बी ऑनेस्ट। जो अच्छे महँगे महँगे का मतलब ये है कि जिनकी प्राइस एक्चुअली वो ज़्यादा होती है, लाइक वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के देते हैं एज़ पर माय एनालिसिस। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बल्कि वो मैं अगले पॉइंट में डिस्कस करता हूँ। पॉइंट नंबर 6 है, अच्छा, मार्केट करेक्शंस आती हैं। क्या मतलब कि आप कभी ऐसा पॉसिबल है कि आप मार्केट देखें कि मार्केट जो है ना ये लाइक मिसाल के तौर पे ये ग्राफ है और मार्केट ऐसे ही जा रही है। मार्केट कैसे ज़िगज़ैग में चलेगी, कभी नीचे आ रही है, कभी इस तरह तो कभी इस तरह, उसमें ये वाली करेक्शंस आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन करेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया है और आपने देखा कि भई आपके तो आज के दिन में आपको 20,000 का लॉस हो गया। आपने कौन-सा वो लॉस बुक कर लेना है। ठीक है? आप उसको होल्ड करके रखें। अभी मार्केट में आपको करेक्शंस देखने को मिलेंगी, तो आपने लॉन्ग टर्म प्रोसेस को लेके चलना है, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो ये है कि आप हमेशा पहले अपने टारगेट्स अपने माइंड में बनाएँगे, वर्किंग प्रॉपर करेंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पे ₹1000 का शेयर लिया, आपने पहले ही टारगेट बना लिया कि भई मैंने 1200 का होगा तो इसको सेल करना है। तो 1200 का हो जाए तो आप उसे सेल कर दें और नहीं होता तो आप उसको अकॉर्डिंगली वेट करें, होल्ड करें, सही होगी बात। तो इसमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर करना है, वो ये होता है और ये हर बंदे के साथ ये मसला है। मिसाल के तौर पे आपने एक वही ₹1000 वाला शेयर लिया, 1200 का आपने प्लान किया, वो अमाउंट अच्छी चली, 1200 पे गई, आपने उसको सेल कर दिया और बाद में आपने देखा कि वो जो स्टॉक प्राइस है वो तो 1500 पे चली गई। तो आपको गिल्ट होता है कि यार मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता, तो मुझे ₹300 पर शेयर का और गेन हो जाता। तो ये तो मैंने गलत काम किया। नहीं, नहीं, यहाँ पे आपको घबराने की नहीं है, आपके पे आपको एक्चुअली खुश होने की ज़रूरत है कि जो आपका एनालिसिस था, वो अच्छा था और आपने वो स्टॉक अच्छा सिलेक्ट किया हुआ था कि वो स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़ी है। तो अगर आपने एक बार सेल कर दिया, तो बस फिर उसके बाद कोई रिग्रेट, कोई पैनिक करने की, गिल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, जो इससे नेक्स्ट पॉइंट है, वो है कि एक्चुअली क्या होता है कि आप 1-2 स्टॉक्स आपके पास हो, जब पोर्टफोलियो बड़ा हो, तो उसमें क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स होते हैं जो स्टक रहते हैं, ठीक है? ₹25 पे आपने शेयर लिया, 50 पे लिया, वो 6 महीने हो गए हैं, साल हो गया, वो उसी पे ही खड़ा हुआ है। कोई थोड़ी बहुत उसमें आता ही है, वो ₹25 से 26 हो जाता है।
भाई 24.5 हो जाता है, 26.5 हो जाता है, भाई इसी रेंज में चल रहा है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आपका कोई भी एक बिज़नेस है, लाइक आपकी एक्सपर्टीज़ है एक पर्टिकुलर बिज़नेस में, तो आप अपने बिज़नेस को चेंज नहीं करते। तो इसी तरह जो आपने एनालिसिस किया है और फंडामेंटली वो स्टॉक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग है, फिर आप उनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। हर एक स्टॉक का टाइम आता है, ठीक है? ठीक है, अभी फार्मा सेक्टर की मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि पाकिस्तान में फार्मा सेक्टर अभी पिछले 1 साल पहले या 6 महीने पहले भी बहुत अंडर परफ़ॉर्म किया उसने। उसकी क्या रीज़न थी कि गवर्नमेंट खुद प्राइसेज़ बनाती थी कि भई दवाइयों की ये प्राइसेज़ होंगी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भई ये जो लाइफ़ सेविंग ड्रग्स है ना, लाइफ़ सेविंग ड्रग्स, इनकी प्राइसेज़ गवर्नमेंट खुद तय करेगी, और टैक्सेस वगैरह, और बाकी जो हैं लाइक बाकी जो भी अद्वियात हैं, उनकी जो दवाइयों की प्राइसेज़ हैं, रिटेल प्राइसेज़, वो डिमांड एंड सप्लाई पे उन्होंने छोड़ दिया, जिसकी वजह से फार्मा सेक्टर में हमें काफ़ी बूम देखने को मिल रहा है। इसी तरह ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो फ्यूचर में ऑटो सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म करने वाला है। ये आप आज नोट बात कर लें। वो क्यों कि ईवी और एचईवी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आपको बेहतर स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, और जो स्टॉक सिलेक्ट कर लें, उनको उनके साथ स्टिक रहें जब तक कि उस उनमें कोई फंडामेंटल चेंज ना आ जाए। ठीक है, फंडामेंटल चेंज का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे आज गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी इलेक्ट्रिक कार्स या हाइब्रिड व्हीकल्स बनाएगा उसको हम 18% नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कि 5% जो है ना वो टैक्स लगाएँगे उसके स्पेयर पार्ट्स पे। ठीक है, ये एक पॉजिटिव है। और कल को कहे नहीं, नहीं, नहीं जी, चाहे वो एचईवी है, चाहे ईवी है, हम तो टैक्स रेट वही लगाएँगे। तो फंडामेंटल चेंज आया है ना, अगर फंडामेंटल चेंज आए तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने शफलिंग करनी है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है शफल करने की। अच्छा, 10 पॉइंट्स जो पॉइंट नंबर 10 है वो है री-इन्वेस्टमेंट को लेके। इसमें कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आता है कि मिसाल के तौर पे आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया, और आपको कोई जो भी डिविडेंड आया, चाहे वो 1000 आया या 50,000 आया या 1 लाख आया, आप उनको री-इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप उनको री-इन्वेस्ट करते जाएँ, और साथ जो अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ये नहीं कि एक बार बस इन्वेस्ट कर दिया तो भूल जाना है। मंथली बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी अमाउंट आप इन्वेस्ट करते जाएँ, जो भी आपके पास सेविंग है, और फिर जो भी कैपिटल गेन आता है, आप सेल करते हैं या आपको डिविडेंड आता है, तो आप उनको भी री-इन्वेस्ट करें। तो फिर आपको यहाँ पे ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। अच्छा, जब आपका यहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने कहा कि आप कम से कम 3 साल अपने पास शेयर होल्ड करके रखें। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पे लेट्स से आपने कहा कि जो पहला साल है वो मंथली मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँगा। इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मिलियन बन जाएगा, 12 लाख, ठीक है? जब दूसरा साल आएगा तो आपने इसमें 10% का इंक्रीज़ लेके आना है। मतलब जहाँ पे मंथली 1 लाख रुपए कर रहे थे, यहाँ पे 1 लाख 10 होगा, और उसी अकॉर्डिंगली जो टोटल अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ करेगी। अभी नेक्स्ट जो मंथ होगा आपने फिर इसमें 10% इंक्रीज़ लेके आना है। फिर नेक्स्ट में 10% इंक्रीज़ लेके आना है। तो ये आपने इस तरह से साइकिल इसको बढ़ा के लेके चलना है। तो फिर आप देखिएगा कि आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। बट बात फिर वही है कि ये वाले जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताया था, ये मैं कोशिश करूँगा कि ये वाली जो फ़ाइल है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको अटैच कर दूँ, एक बार इसको रीड भी कीजिएगा। मेबी आपको लगे कि लाइक ये हमने काफ़ी बातें डिस्कस कर ली हैं, लेकिन ये वो बातें हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल कर लेते हैं और देखें कि इसमें से आप कौन-सा पॉइंट है जिसके ऊपर काम नहीं कर रहे थे, तो उसको ऐड करें और इन पूरे स्टेप्स को इनको फॉलो करें, तो फिर देखें कि क्या बेनिफिट होता है। तो ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह हम किसी और सेगमेंट में बात करते रहेंगे, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।